अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर क्लास, आज ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 बायो एनर्जेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारे पास रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रोल ऑफ वाटर। अभी प्रीवियस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने एक रिएक्टेंट जो कि फोटोसिंथेसिस में लाइट होता है उसका रोल देखा था। तो आज हम अपने दो मेजर रिएक्टेंट्स, जिसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा वाटर, इसका किरदार देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में इसका क्या रोल होता है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस फोटोसिंथेसिस में ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं, और लाइट भी क्या है, रिएक्टेंट। तो हमने एक रिएक्टेंट प्रीवियस टॉपिक में देख लिया, अब दो रिएक्टेंट्स को हम देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को। अगर हम बात करते हैं ना डियर स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड की, तो अब इसका रोल ये होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे पहले वो पॉइंट ये डिस्कस करते हैं कि शुगर इज फॉर्म्ड बाय रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कि जो शुगर है ना, ये जैसे कि शुगर आपके पास कौन सी है, ग्लूकोज। वो कहते हैं कि ये जो शुगर ग्लूकोज है ना, ये कब बनती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिड्यूस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है उसके साथ आकर हाइड्रोजन अटैच होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वो हाइड्रोजन आते कहां से है, या वो रिडक्शन, पहले तो ये सुने कि रिडक्शन होती कैसे है। वो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है बाय यूजिंग एटीपी एंड एनएडीपीएच। एक चीज याद रखिएगा, अब आगे टॉपिक में इस चीज को डिस्कस करने लगे हैं कि ये हाइड्रोजन इसके पास कहां से आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्लूकोज है इसके पास हाइड्रोजन आते हैं वाटर से। मतलब कि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस कब होगी, इसको हाइड्रोजन कौन देगा, हम इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करेंगे। तो ये हाइड्रोजन जो है इसको वाटर से मिल रहे हैं, ठीक है। वाटर जब इसको हाइड्रोजन देते हैं तो ये रिड्यूस होके क्या बना देती है, कार्बन जो है हमारे पास जो प्रोडक्ट है ग्लूकोज, यानी कि शुगर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, बट एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये डायरेक्ट हाइड्रोजन जाके कार्बन के साथ लग जाएंगे, तो द आंसर इज नो। डायरेक्ट हाइड्रोजन कार्बन के साथ नहीं लगेंगे। सबसे पहले जब लाइट इन हाइड्रोजन पे पड़ेगी तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये स्प्लिट होगा। इसके स्प्लिट होने से हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे। ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे चलते चलते इलेक्ट्रॉन्स को करेंगे रिलीज। सबसे पहले जो हाइड्रोजन यहां से रिलीज होते हैं वो क्या होते हैं, मैं पहले टॉपिक के बिल्कुल एंड के ऊपर जा रहा हूं कि यहां से जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वाटर का मॉलिक्यूल, ये जो वाटर है ये स्प्लिट होता है, ठीक है। लेट्स सपोज ये वाटर का मॉलिक्यूल है, मैं इधर बना देता हूं H2O, तो ये क्या होते हैं, स्प्लिट, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन, ठीक हो गया। ये ऑक्सीजन के अंदर यानी कि O2, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब O1 हो गया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन में स्प्लिट हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है इसके अंदर कि जब हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाएंगे, रिलीज। ऑक्सीजन का तो पता चल गया कि ये एटमॉस्फेयर या एयर में चली गई, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन रिड्यूस होते हैं टू कोएंजाइम निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है, NADP। क्या नाम है, NADP। ये एक कोएंजाइम है। अब ये इस कोएंजाइम के साथ आकर लग जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, जब इसके साथ हाइड्रोजन लगेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये बन जाएगा हमारे पास NADPH, ठीक है। जब ये NADPH बन जाएगा तो ये रिड्यूस को एंजाइम NADPH सर्व एज द रिड्यूसिंग पावर फॉर रिडक्शन ऑफ CO2 टू फॉर्म शुगर। अब ये जो NADP है ना, ये क्या करेगा, ये अपने हाइड्रोजन जो है ये रिड्यूसिंग पावर रखता है कि ये कार्बन को क्या देगा, ये कार्बन को प्रोवाइड करेगा हाइड्रोजन, और जब ये कार्बन को हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा तो अल्टीमेटली वो आगे से क्या बना देगी, शुगर। तो कहने का मकसद ये है कि हाइड्रोजन डायरेक्ट जो वाटर से स्प्लिट होके रिलीज होते हैं वो डायरेक्ट कार्बन के साथ लगते नहीं है। पहले वो हाइड्रोजन यानी कि NADPH के साथ जाकर इस कोएंजाइम के साथ इसकी रिडक्शन करते हैं, फिर इसकी रिडक्शन के बाद ये जो हाइड्रोजन है NADPH फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करवाता है और उसको हाइड्रोजन देके शुगर बनवाता है, ठीक है। और साथ साथ इसके अंदर क्योंकि NADPH जो है वो हाइड्रोजन दे रहे हैं तो यहाँ पर दोनों चीजों ने अटैच होना है, तो ATP एनर्जी भी लगती है जो कि लाइट रिएक्शन में बनती है और इस डार्क रिएक्शन में यूज हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। ये हाइड्रोजन डायरेक्टली शुगर को या कार्बन को रिड्यूस नहीं करते, वो पहले इसको
जो है NADP को रिड्यूस करते हैं, तो NADP फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है। तो दैट मींस ये डायरेक्टली नहीं रिड्यूस कर रहे, इनडायरेक्टली रिड्यूस कर रहे हैं कार्बन को शुगर के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये मैंने टॉपिक का जो लास्ट पार्ट है वो आपको थोड़ा सा पहले बता दिया, क्योंकि वो इसी पार्ट के अंदर इंक्लूड था। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास, अब आ जाएंगे हम अपने मेजर टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, वो कहता है कि इस तरीके से होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो एक्ट करती है सोर्स ऑफ कार्बन, कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक्ट करती है सोर्स ऑफ कार्बन, क्योंकि शुगर बनाने के लिए कार्बन चाहिए। तो वो कार्बन कहां से आएगा? वो आएगा कार्बन डाइऑक्साइड से। क्या बनाने के लिए? शुगर। ये पॉइंट हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है। अब आगे वो ये बात करता है कि ये जो कार्बन एंटर्स द लीव्स, अब होता क्या है कि ये कार्बन आती कहां से है? तो कार्बन आती है डियर स्टूडेंट्स, ये लीव्स के अंदर एंटर होती है थ्रू स्टोमेटा। अब आपको पता होना चाहिए कि ये प्लांट के लीव हैं, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा बाहर वाली साइड पे, अगर स्टोमेटा को मैं जूम करके देखूं तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। इसके बाहर वाली साइड पर गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं और अंदर की ओपनिंग को आप लोग क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। अब जब ये स्टोमेटा ओपन होते हैं दिन के टाइम, तो इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाती है, ठीक है। और रात के वक्त मोस्टली स्टोमेटा क्लोज होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर एंटर नहीं होती। तो वो यही बात करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इस स्टोमेटा के जरिए किसके अंदर जाती है? लीव्स के अंदर। स्टोमेटा के अंदर चलेगी, फिर लीव्स में, और फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड जब लीव्स में जाती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर जो वाटर होता है, उस वाटर के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? डिसॉल्व। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल नहीं रहती, बल्कि वो डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो जब वो वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, अच्छा ये वाटर प्रेजेंट कहाँ पे होगा? ये जो देखें, लेट्स सपोज ये लीव्स है ना, लीव्स के सेल के बाहर ना, सॉरी लीव्स के बाहर वाली साइड पे खास किस्म के सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं मेसोफिल सेल्स, ठीक है। तो इन मेसोफिल सेल्स के अंदर ये जो मेसोफिल सेल्स होंगे, लेट्स सपोज ये मेसोफिल सेल है, ठीक है, इसकी जो बाहर वाली सेल वॉल है ना, इसके अंदर क्या मौजूद होगा? वाटर। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए अंदर आई है, वो इसकी सेल वॉल के ऊपर जो वाटर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उसके साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड जाकर क्या होगी? डिसॉल्व होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक वाटर फिल्म बन जाएगी इसकी मेसोफिल सेल्स की सेल वॉल के ऊपर। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था। स्टूडेंट नेक्स्ट है, वो कहता है कि स्टोमेटा लीव्स के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर मौजूद होते हैं। अब वो कहता है कि एंट्री ऑफ CO2 इनटू लीव्स, कार्बन डाइऑक्साइड का लीव्स के अंदर एंटर होना, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है स्टोमेटा की ओपनिंग के ऊपर। अगर स्टोमेटा ओपन है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाएगी, स्टोमेटा क्लोज है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं होगी। और ये एंट्रेंस मोस्टली डे टाइम में ही होती है, क्योंकि उस टाइम पे गार्ड सेल्स फूले हुए होते हैं, उनके अंदर वाटर मौजूद होता है। रीजन ये है कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और हाइपरटोनिक हुए होते हैं, और उनके अंदर वाटर की एंट्रेंस हो जाती है थ्रू ऑस्मोसिस। रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं है तो गार्ड सेल्स जो है वो पोटेशियम को बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वाटर भी बाहर निकल जाता है। तो गार्ड सेल्स बिल्कुल पिचक जाते हैं, आपस में फ्लैसिड हो जाते हैं, और स्टोमेटा क्लोज और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं हो सकती। डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक का साइड बॉक्स है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं ना, अगर इस दुनिया में 100% फोटोसिंथेसिस हो रही है ना पूरी दुनिया में, पूरे अर्थ के ऊपर, तो उसमें से उस फोटोसिंथेसिस का 10% हिस्सा सिर्फ टेरेस्ट्रियल, ये जो खुश्की के ऊपर आपको पौधे नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ 10% फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। बाकी 90% फोटोसिंथेसिस कौन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं इक्वेटिक प्लांट्स या इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी में रह रहे हैं, ठीक है। तो वो पानी के अंदर फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है? इसके अंदर तो आपको पता चल गया ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आती है। तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट फॉर्म्स में एब्जॉर्ब की जाती है, जैसे वो बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में, ठीक हो गया, वो डिसॉल्व कार्बोनेट्स की फॉर्म के अंदर, ठीक है, ये डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो वाटर के साथ डिसॉल्व होगी, इस फॉर्म में वो कार्बन डाइऑक्साइड वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। तो ये आपकी बुक के एक साइड बॉक्स में इंफॉर्मेशन थी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी होगा ये वाला। अब इसके अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड का रोल देख लिया कि ये ग्लूकोज को किस तरह बनाने में हेल्प कर रही है। अब हमने वाटर का रोल देखना है। अब सारा टॉपिक हमारा इस वाटर वाले रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। डियर स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि वाटर इज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन।
असल में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और रिड्यूस होके शुगर में रिड्यूस हो रही है। तो रिड्यूसिंग टाइम में उसको हाइड्रोजन कौन देता है, कहां से आते हैं वो हाइड्रोजन? तो बेसिकली वो हाइड्रोजन कौन दे रहा होता है? वाटर। मैंने ये पॉइंट आपको यहां पर भी डिस्कस करके बताया था कि हाइड्रोजन डायरेक्ट वाटर नहीं देता, पहले वो रिड्यूस करवाता है NADPH को, फिर NADPH रिड्यूसिंग पावर रखता है कि वो हाइड्रोजन फिर किसको साथ अटैच करता है, कार्बन के साथ, ठीक हो गया, और वो अल्टीमेटली किस में रिड्यूस हो जाते हैं, शुगर। तो अल्टीमेटली तो जो हाइड्रोजन है वो कहां से आ रहे हैं, वाटर से ही आ रहे हैं, और इसको हम प्रूव भी करेंगे आगे। डियर स्टूडेंट्स, वाटर सोर्स है हाइड्रोजन का, और वाटर जब हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या करवाते हैं, रिडक्शन। और रिडक्शन किस टाइम पे होती है, फोटोसिंथेसिस के अंदर। दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। तो बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन है ना, वो किस टाइम पे होती है, वो डार्क रिएक्शन में होती है, और ये प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर होता है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको अलग से बता दी। खैर, अब डियर स्टूडेंट्स, ये वाटर जो है दो चीजें रिलीज करता है। देखिए ये वाटर है, अब लेट्स सपोज इसने हाइड्रोजन रिलीज किए, वो हमने बता दिया कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करके शुगर में कन्वर्ट करवा देंगे। दूसरी चीज क्या रिलीज करता है, ये दूसरी चीज रिलीज करता है ऑक्सीजन। अब हम लोगों ने ये पॉइंट यहां पे प्रूफ करना है कि भाई देखें, यहां पर दो चीजें ना, यहां पे कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन लगी है और वाटर के साथ अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है या ये वाटर वाली ऑक्सीजन है? तो इसको अभी हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना है। खैर, पॉइंट अभी ये डिस्कस कर रहे थे कि ऑक्सीजन जो रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, ये वो ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन भाई कहां से आती है? तो ये ऑक्सीजन भी कहां से आती है, वाटर। यही वाटर हाइड्रोजन भी दे रहे हैं, यही वाटर ऑक्सीजन भी दे रहे हैं। एंड सो वाटर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो जो एटमॉस्फेयर में ये ऑक्सीजन रिलीज होके एयर में चली जाती है, तो ये वाटर ही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का मेन सोर्स है, विच मोस्ट ऑर्गेनिजम्स नीड फॉर। यही ऑक्सीजन फिर ऑर्गेनिजम्स अपने किस प्रोसेस के लिए यूज करेंगे, सेलुलर रिस्पिरेशन। इनफैक्ट प्लांट्स भी इस ऑक्सीजन को सेलुलर रिस्पिरेशन में यूज करेंगे, और दूसरे हम जैसे एनिमल्स हैं वही इस ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेते भी। तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन कहां से आती है, ये प्लांट के अंदर जो वाटर है वो रिलीज करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एंड थस ऑब्टेनिंग एनर्जी टू लिव। फिर इसी ऑक्सीजन से हम एनर्जी भी तो लेते हैं ना, क्योंकि रिस्पिरेशन में ग्लूकोज ने टूटना है, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटना है। वैसे बगैर भी टूट सकता है, वो एनारोबिक रिस्पिरेशन बन जाती है, बट मोस्टली रिस्पिरेशन जो है वो अगर एरोबिक है तो उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होनी है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट आ गया नील्स हाइपोथेसिस। नील हाइपोथेसिस, एक नील साइंटिस्ट था, इसका पूरा 1930s में इस वैन नील ने क्या किया, हाइपोथेसिस दी, एक हाइपोथेसाइज इसने ये बात की कि भाई जो प्लांट है ना वो वाटर को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। ये जैसे प्लांट है, ये इस वाटर को तोड़ता है, इस वाटर को तोड़ता है। तोड़ता कैसे है, जब उसके ऊपर आकर सनलाइट उसके क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स के ऊपर पड़ती है, ठीक हो गया, और फिर वही लाइट वाटर के ऊपर भी जब पड़ती है तो वाटर की ब्रेकडाउन होती है, मतलब हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो इसने कहा कि जब ये वाटर स्प्लिट होते हैं ना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इस वाटर से हमें दो चीजें मिलती हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, ठीक हो गया। तो भाई वो ऑक्सीजन हमें कार्बन डाइऑक्साइड से भी तो मिल सकती है। तो हमने ये प्रूफ करना है कि वेदर वो ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन से आती है या वाटर की ऑक्सीजन से आती है। तो इसी हाइपोथेसिस में इस चीज को देखेंगे। वो कहते हैं कि असल में नील ने कहा कि भाई वो चीज आती है वाटर से, वो कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन नहीं है जो एटमॉस्फेयर में आ रही है। तो इस हाइपोथेसिस को बाद में कंफर्म किया जाता है 1940s के अंदर, दूसरे कुछ साइंटिस्ट इसको कंफर्म करते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसमें आइसोटोपिक ट्रेसर यूज करते हैं। देखें, एक तो है, देखें दोनों के अंदर यहां पर ना ऑक्सीजन नॉर्मल है, यहां पे भी जो ऑक्सीजन जो है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 16 है, यहां पे भी क्या है, इस वाटर के अंदर भी वो 16 है। तो अगर दोनों नॉर्मल ऑक्सीजन यूज करेंगे फिर तो यहां पे जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है इधर भी और इधर भी, यहां पे जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है जो इसके साथ लग रही है वो तो क्या होगी, सेम होगी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि नॉर्मल ऑक्सीजन जो होती है वो होती है ऑक्सीजन 16,
इसी से मिलती जुलती एक ऑक्सीजन होती है, जो इस ऑक्सीजन का ट्रेसर होती है। आइसोटोप्स हमने पढ़े हैं, आइसोटोप्स आप पढ़ के आए हैं, तो आइसोटोपिक ट्रेसर भी होता है एक ऑक्सीजन का, जो कि होती है ऑक्सीजन 18। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था ये कंडक्ट किया गया, तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन थी वो कौन सी यूज की गई? ऑक्सीजन 16 नॉर्मल नहीं, बल्कि उसका ट्रेसर यूज किया गया। अब हुआ क्या, लेबोरेटरी के अंदर साइंटिस्ट ने सबसे पहले वाटर को प्रिपेयर किया। क्या किया? वाटर को प्रिपेयर। जैसे ये वाटर यहां पर तो हमें पता है कि प्लांट्स नीचे से ये वाटर ले लेते हैं, ठीक है, रूट्स के जरिए। बट यहां पर जो, क्योंकि हम लेबोरेटरी के अंदर ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ करने जा रहे हैं, तो वाटर जो प्रिपेयर किया गया, इस वाटर के साथ डियर स्टूडेंट्स देखें H2O सिंपल वाटर है, बट इस वाटर के साथ जो ऑक्सीजन साइंटिस्ट ने लगाई ना, वो हैवी ऑक्सीजन थी, और वो कौन सी? आइसोटोपिक ट्रेसर वाली, जिसके अंदर ये वैलेंसी आपको नजर आ रही है 18 है। अब होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, दे आल्सो प्रिपेयर्ड कार्बन डाइऑक्साइड। इन्होंने क्या किया कि हम अब ये इस कंफ्यूजन में है ना कि वो जो ऑक्सीजन ये रिलीज हुई है, ये वाटर से आई है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से, तो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड भी एक प्रिपेयर की, बट उस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन है, देखिए यहां पर जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल 16 वाली नहीं, बल्कि उन्होंने 18 वाली आइसोटोपिक ट्रेसर जो है ऑक्सीजन का 18 वाला यूज किया। अब हम प्रूफ कर सकते हैं कि वेदर वो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से। एक्सपेरिमेंटल ग्रीन प्लांट्स लिए गए, ठीक है, एक ग्रुप के अंदर, और दूसरे ग्रुप के अंदर वर गिवन वाटर। अब पहले ग्रुप में देखें, दो प्लांट्स लिए गए, हमने दो लीव्स ले लिए, एक ये है और एक ये है। ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 के अंदर डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? ग्रुप 1 में काम ये हुआ कि हमने नॉर्मल क्या चीज प्रोवाइड की? कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल प्रोवाइड की, जैसे प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल हमने रिएक्टेंट में 6CO2 प्रोवाइड कर दी, नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड। बट हमने इसके अंदर वाटर कौन सा प्रोवाइड किया? जिस वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो थी वो आइसोटोपिक ट्रेसर यानी कि ऑक्सीजन 18 थी। तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन 18 प्रोवाइड की गई है। अब जब नीचे वाली साइड पे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हुआ, तो अब हमें पता चलेगा कि यहां पर तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, 16 वाली है, यहां पे 18 वाली है। तो अब देखते हैं कि ऑक्सीजन तो रिलीज होनी है रिएक्शन के एंड पे, तो देखते हैं कि वो ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन है या आइसोटोपिक ट्रेसर वाली ऑक्सीजन यहां पर रिलीज हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास रिजल्ट्स आए वो ये आए कि जो ऑक्सीजन यहां पर रिलीज हुई वो कौन सी थी? ऑक्सीजन 18, आइसोटोपिक ट्रेसर वाली ऑक्सीजन थी। अब यहां पर आपने रिएक्शन समझने, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल, बट वाटर जो थे वो हमने कौन सा प्रोवाइड किए? अब हमने 12 इसमें से लगाया क्योंकि 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स है, 12H2O, बट यहां पे ऑक्सीजन क्या थी? 18। अब देखेंगे, देखें यहां पे हमने ऑक्सीजन 18 लगाई, तो यहां पे सिंपल पहले क्या बना? ग्लूकोज नॉर्मल बन गया, ठीक हो गया। उसके बाद वाटर रिलीज हुआ, फिर साथ क्या रिलीज हुई? यहां पर जैसे ऑक्सीजन है, यहां पर भी ऑक्सीजन रिलीज हुई, और वो कितनी है? 6O2। बट जो ऑक्सीजन रिलीज हुई ग्रुप 1 के अंदर वो नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं थी, बल्कि आइसोटोपिक ट्रेसर हाई ऑक्सीजन, हाई जो हैवी ऑक्सीजन थी वो रिलीज हुई यहां पे। तो डेट मींस हैवी ऑक्सीजन हमने किसमें प्रोवाइड की थी? वो हमने प्रोवाइड की थी वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, वो वाला वाटर मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाई ऑक्सीजन थी या हैवी ऑक्सीजन थी वो प्रोवाइड की थी। तो यहां पे ऑक्सीजन भी वही वाली रिलीज हुई। तो ये बात प्रूव हो गई यहां पे कि भाई जो ऑक्सीजन रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में वो कहां से आती है? वाटर से। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ अगर हम दूसरा ग्रुप देखें, सेकेंड ग्रुप में हमने क्या चीज की कि हमने वाटर तो रखा नॉर्मल। अब हमें यह पता चल गया कि ये वाटर जो है जो नॉर्मल है वो हमें पता चल गया कि ये वाटर से ही ऑक्सीजन रिलीज होती है। बट ये भी अभी देखें, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, दूसरा कंट्रास्ट ग्रुप होता है। तो हमने कंट्रास्ट ग्रुप या उसके साथ जब कंट्रास्ट में ग्रुप बनाया तो उसमें अब हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर की ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन जो था वो आइसोटोपिक ट्रेसर यूज किया कि भाई ये भी चेक करने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड से तो नहीं कहीं रिलीज हो रही। तो जब हमारे पास देखें, दोनों प्लांट्स को हमने एनवायरमेंटल कंडीशन सेम फोटोसिंथेसिस वाली दी, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑफ बोथ प्लांट वर कलेक्टेड, उनको कलेक्ट किया गया, टेस्ट किया गया। अब देखें
यहां पर क्या हुआ कि हमने वाटर क्या किया, नॉर्मल प्रोवाइड किया, ठीक हो गया, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो आइसोटोपिक ट्रेसर वाली दे दी, चेक करने के लिए कि भाई नीचे वाली साइड पे देखते हैं कौन सी रिलीज होती है। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुई जो कि आइसोटोपिक ट्रेसर थी ग्रुप 2 में, बल्कि सिंपल ऑक्सीजन रिलीज हुई। और देखें यहां पर वाटर के अंदर नॉर्मल ऑक्सीजन थी, तो यहां पे प्रोडक्ट में भी क्या बनी, नॉर्मल ही बनी। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ग्रुप का अगर आप रिएक्शन देखें तो उसमें देखें आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की C6O2, बट ऑक्सीजन यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आइसोटोपिक ट्रेस है, वाटर नॉर्मल है, ठीक हो गया, वाटर के अंदर ऑक्सीजन 16 वाली है, नॉर्मल है। अब देखें यहां पे जब प्रोडक्ट देखी हमने तो यहां पे बना ग्लूकोज, बट अब देखें ग्लूकोज के अंदर क्या था, C6H12, बट यहां पर जो ऑक्सीजन थी यहां पे O2 मल्टीप्लाई बाय 18, ये बनते हैं 36, ठीक हो गया। तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन थी वो 18 वाली थी, वो क्या थी, 18 वाली, यहां पे 18 वाला बन गया। साथ बना वाटर, वाटर क्योंकि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड से जाते हैं, ठीक है, तो यहां पे भी ऑक्सीजन 18 थे। बट अगर बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज होनी है, वो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बनी, 6O2, तो इसका मतलब है वो ऑक्सीजन यहां से आती है इस वाटर से, तो वो तो क्या थी, नॉर्मल थी, जिसके ऊपर 16 वाली नॉर्मल ऑक्सीजन, तो यहां पे नॉर्मल ऑक्सीजन बनी। तो ये प्रूव हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड ने वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करवाई, बल्कि वाटर जो है वो इस ऑक्सीजन को रिलीज कर पाता है जो कि ग्रुप 2 में नॉर्मल थी, और ग्रुप 1 के अंदर क्योंकि वाटर के अंदर हम लोगों ने आइसोटोपिक ट्रेसर यूज किया, तो वो आइसोटोपिक ट्रेसर वाली ऑक्सीजन यहां पर क्या हुई, रिलीज हुई। तो डियर स्टूडेंट, ये था टॉपिक। एंड पे रिजल्ट हमने ये निकाला कि जो प्लांट्स हैं फर्स्ट ग्रुप के, उसके अंदर आइसोटोपिक ट्रेसर ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा है, बट प्लांट्स जो सेकंड ग्रुप के हैं उसके अंदर नॉर्मल ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि वहां पर वाटर जो था वो क्या था, नॉर्मल रखा था। तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर। होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया हो, क्योंकि था हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का रोल और वाटर का रोल। तो डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज।